हेलो गाइस, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर की बात करने वाले हैं जिसका कि नाम है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। नाम तो सुना ही होगा आपने, ये इतना ज़्यादा कॉमन है कि अगर आप कुछ समय से ही पेपर वन की तैयारी कर रहे हैं तो ये नाम आपने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो कोशिश करेंगे कि बिल्कुल A to Z उस कंफ्यूजन को दूर कर दिया जाए, सरल से सरल भाषा में, कठिन से कठिन कंसेप्ट को एक्सप्लेन करके। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड पे अगर आपको फुल कोर्स चाहिए, सिस्टमैटिकली अरेंज्ड अलॉन्ग विद सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड नोट्स जो कि हिंदी और इंग्लिश में हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लस इस व्हाट्सएप पे भी आप फ्री डेमो के लिए जरूर से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पेपर वन के अगर आपको सॉर्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए, आप ईयर वाइज लगाना चाहें, आप सेक्शन या यूनिट वाइज लगाना चाहें, तो उसकी भी प्रैक्टिस के लिए पूरे सॉर्टेड वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब से एनटीए करवा रहा है तब से पूरा कलेक्शन जो है आपको मिल जाएगा। अगेन इस व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और फ्री डेमो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर से चेक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग बात करते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की। तो टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन, और ब्लूम जो है एक आप कह सकते हो रिसर्चर थे जिन्होंने ये टैक्सोनॉमी एक वर्गीकरण दिया। किसका वर्गीकरण दिया? लर्निंग के डोमेन्स का। लर्निंग किन किन आयामों में हो सकती है, एक मनुष्य किन किन आयामों में सीख सकता है, इसकी ब्लूम्स ने चर्चा की। बेंजामिन ब्लूम इनका पूरा नाम था। आइए आगे बढ़ते हैं और डिटेल में इसको देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है, यानी कि ब्लूम का वर्गीकरण, ये कंसेप्ट दिया गया बेंजामिन ब्लूम के द्वारा सन 1956 में। आप सोच सकते हो कितने साल हो गए, बहुत पहले, मतलब 100 साल होने वाले हैं। इतने समय पहले इतनी अच्छी बात इन्होंने कही। आइए देखते हैं क्या इन्होंने कहा। तो यहां पे लिखा है बेंजामिन ब्लूम विथ कोलैबोरेटर्स पब्लिश्ड अ फ्रेमवर्क फॉर कैटेगराइजिंग एजुकेशनल गोल्स विच कंप्राइज 3 लर्निंग डोमेन्स। मतलब बेंजामिन ब्लूम और उनके जो साथी थे उन्होंने एक रिसर्च करी, एक पेपर पब्लिश करा, और उसमें क्या बात बताई? उन्होंने बताया कि जो हमारे एजुकेशनल गोल्स हैं, यानी कि जो हम शिक्षा देते हैं बच्चों को, तो शिक्षा का प्रभाव या उस शिक्षा की सीख किन किन आयामों में हो सकती है या होनी चाहिए, है ना। तो इन्होंने बताया कि एक इंसान के अंदर या एक स्टूडेंट के अंदर लर्न करने के 3 डोमेन्स होते हैं या 3 आयाम होते हैं: कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव का मतलब है कि एक लर्नर बुद्धि के आधार पे, कॉग्निटिव के आधार पे चीजों को लर्न कर सकता है। अफेक्टिव आधार पे, अफेक्टिव मतलब मन के आधार पे, भावनाओं, बिहेवियर, एटीट्यूड के आधार पे किसी चीज को लर्न कर सकता है। और तीसरा साइकोमोटर, यानी अपने शरीर के आधार पे कुछ सर्टेन स्किल्स को लर्न कर सकता है। इन तीनों ही आयामों में लर्निंग संभव है ना। और इन्होंने ये जो टैक्सोनॉमी दी, इनका जो मेन उद्देश्य था वो किस पे ज्यादा फोकस करना था? इन तीनों आयामों में कॉग्निटिव आयाम पे सबसे ज्यादा फोकस करना था कि जो लर्नर है वो, उसकी जब कॉग्निटिव जो लर्निंग है वो बहुत अच्छी होगी, तभी ये माना जाएगा कि उसका एजुकेशनल जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, वो पूरा हुआ। इसीलिए हम लोग जब भी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो जनरली हम लोग कॉग्निटिव के स्टेप्स की बात करते हैं और बाकी की जनरली हम बात नहीं करते। लेकिन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में कॉग्निटिव डोमेन भी आता है, अफेक्टिव डोमेन भी आता है और साइकोमोटर डोमेन भी आता है। इन तीनों डोमेन्स में लर्निंग के चरण क्या होते हैं, कैसे कैसे लर्निंग होती है, यह बताया है बेंजामिन ब्लूम ने सन 1956 में। तो एक बार हम इन तीनों डोमेनों को देख लेते हैं और कैसे छोटे से लेके और एडवांस्ड और एडवांस्ड और एडवांस्ड चरण तक ग्रोथ होती है, उसको भी हम यहां पे देख लेते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो 3 डोमेन दी हैं: कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन और अफेक्टिव डोमेन। कॉग्निटिव जैसे मैंने बोला बुद्धि के आधार पे, साइकोमोटर शरीर के आधार पे, और अफेक्टिव डोमेन यानी मन के आधार पे। तो सबसे पहले हम कॉग्निटिव डोमेन को देखते हैं कि कैसे बेसिक से स्टार्ट होकर एडवांस तक ग्रोथ होती है बुद्धि की, कैसे लर्निंग के स्टेप्स होते हैं, और इसको हम लोग पहले देखते हैं। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन बाकी ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए एक एक करके उनको देखते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉग्निटिव डोमेन में कैसे हम ग्रो करते हैं, कैसे हमारे स्टेप्स आगे आगे जाते हैं। तो कॉग्निटिव डोमेन में सबसे पहला स्टेप आप देख सकते हो लिखा है नॉलेज का। नॉलेज को आप लास्ट लेक्चर के जो हमने लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ा था
उसमें मेमोरी लेवल से कंपेयर कर सकते हो। नॉलेज का मतलब है कि वो पहला स्तर होता है हमारी बुद्धि का जब हम किसी ज्ञान को प्राप्त करते हैं और दिमाग में सेव रखते हैं, एक मेमोरी लेवल पे जब हम किसी जानकारी का प्रयोग करते हैं कि कोई चीज थी उसको हार्ड डिस्क की तरह रट लिया, अब जरूरत लग रही है तो उसको हम एग्जाम में जाके लिख दे रहे हैं। तो ये पहला स्टेप है, ये कॉग्निटिव लेवल का के डोमेन की सबसे निचली लर्निंग आप इसको कह सकते हो। इसके ऊपर जब आप बढ़ते हो तो आप कॉम्प्रिहेंशन पे पहुंचते हो, कॉम्प्रिहेंशन के स्तर पे पहुंचते हो, यानी कि वही अंडरस्टैंडिंग लेवल, कि अब आपने केवल किसी चीज को रटा नहीं है, आपको उसकी समझ भी है, आप उस चीज पे अपने शब्दों में भी बातें कर सकते हो। ये अंडरस्टैंडिंग लेवल की पहचान है, तो इसको कॉम्प्रिहेंशन बोला है इसने। उसके बाद आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब कि आपको जो ज्ञान दिया गया है आपको समझ में तो आता है, बढ़िया बात है, अब आप एक स्टेप और ऊपर जा चुके हैं, अब आप उस ज्ञान को अपने रियल जीवन में भी कहीं अप्लाई कर सकते है ना। जैसे मान लीजिए आप एक इंजीनियरिंग की क्लास में हैं और आपको बताया गया है कि मोटर कैसे फंक्शन करती है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अगर रियल लाइफ में आप जो आपके चारों ओर कारों की मोटर है उनको आप खोल के बना लेते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एक तरीके से एप्लीकेशन कहलाएगा, है ना, कि हम उस ज्ञान को अप्लाई भी कर लेते हैं अपनी रियल लाइफ। स्टेप आता है हमारा एप्लीकेशन के बाद, जब हम किसी ज्ञान को रियल लाइफ में कैसे अप्लाई किया जाए, जब हम एप्लीकेशन लेवल पे सीख जाते हैं, तो अगला स्टेप आता है एनालिसिस का। एनालिसिस का मतलब है कि किसी चीज को अलग अलग भागों में तोड़ के समझ पाने की कला। जनरली क्या होता है कि हम किसी चीज को एज अ होल देखते हैं, लेकिन जो व्यक्ति का दिमाग एनालिसिस के स्तर पे पहुंच जाता है वो उसको अलग अलग भागों में तोड़ के भी देख सकता है। जैसे खाना पकाने का एग्जाम्पल लेते हैं, जब हम कोई चीज टेस्टी चीज खाते हैं तो वो चीज टेस्टी है, नहीं है, बेकार स्वाद है, ये हम एक शब्द में बता सकते हैं। ये चीज बहुत अच्छी है, मजा आ गया, ये चीज ठीक ठीक लगी, या ये चीज नहीं अच्छी लगी, है ना जी। लेकिन कोई व्यक्ति जो स्वाद का बहुत जानकार हो, जब वो कोई चीज खाता है तो पहले कौन सा स्वाद आया, बीच में कौन सा स्वाद आया, और आफ्टर टेस्ट बाद में कौन सा स्वाद आया, उसके बारे में वो ठीक ठीक जानकारी दे सकता है। तो इसका मतलब क्या है, वो स्वाद को भी अलग अलग भागों में तोड़ के देख पा रहा है ना। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं एनालिसिस। जैसे कभी कभी आप लोग भी पूछते हो कि भाई यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है उसको हम कैसे तैयार करें, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो मैं यही आंसर आप लोगों को देता हूं कि भाई उसको आप अलग अलग भागों में तोड़ के पढ़ो, छोटे छोटे गोल्स बना करके पढ़ो। दिस इज कॉल्ड एनालिसिस। पेपर भी जब हमारा होता है तो हम क्या करते हैं, पेपर की एनालिसिस। एनालिसिस मतलब उसे तोड़ तोड़ के देखते हैं, किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन आए, किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन आए, एंड सो ऑन। तो ये एक ऊंची अवस्था है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। उसके बाद आता है सिंथेसिस। सिंथेसिस एनालिसिस का उल्टा होता है। एनालिसिस में हम चीजों को दूर दूर तोड़ते हैं, सिंथेसिस में हम उनको जोड़ के देखते हैं। जैसे आपने कभी कभी ऐसा देखा होगा ना कि कोई व्यक्ति है, उसके पास खूब सारा कबाड़ पड़ा था, उसने कोई चीज उठाई, फिर उसने कोई चीज उठाई और उनको जोड़ करके कुछ ऐसे ड्रम बना दिए, है ना। कबाड़ में से कोई टूटी बाल्टी उठा ली, कोई बर्तन उठा लिया और वो बहुत अच्छा ड्रम बजाने लगा। या कभी कभी आप देखते हैं कि कबाड़ में से भी कोई व्यक्ति जो है कुछ इन्वेंशन कर देता है, कुछ ना कुछ चीजें निकाल के। तो ये कौन सी कला है, सिंथेसिस की। ये अलग अलग जो चीजें पड़ी हैं उसमें से आप मतलब की चीजें निकाल के कुछ नया प्रोड्यूस कर ले रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस। और अगला है हमारा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब है सही गलत की समझ। किसी काम में सही क्या है, गलत क्या है, जब इतनी समझ आपकी आ जाती है तो ब्लूम ने 1956 में इसको आखिरी स्टेप दिया है कि कॉग्निटिव डोमेन के डेवलपमेंट का यह आखिरी स्टेप है, सही गलत की समझ आ जाना, किसी कार्य को इवैल्यूएट कर पाना। आई होप आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो इसने डोमेन दिया है वो साइकोमोटर का दिया है कि शरीर के आधार पे हम कैसे लर्न करते हैं, कैसे हम सीखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा इमिटेशन। इमिटेशन मतलब जब हम शरीर के आधार पे कोई लर्निंग करते हैं तो पहले नकल करते हैं किसी के। जैसे मान लीजिए कि मुझे गाड़ी चलाना सीखना है, तो मेरा जो ट्रेनर होगा, गाड़ी जो मुझे चलाना सिखा रहा होगा, वो जैसे जैसे करेगा मैं उसे नकल करने की कोशिश करूंगा। या मान लीजिए अगर कोई डांस क्लास है तो मेरा जो ट्रेनर है जो मुझे सिखा रहा होगा, मैं उसे क्या करूंगा, उसे नकल करने की कोशिश करूंगा। तो जो साइकोमोटर डोमेन है वो नकल करने से या इमिटेशन करने से स्टार्ट होती है।
अगला पॉइंट आता है मैनिपुलेशन। एक चीज को मैंने नकल करके सीख लिया, बट अब मैं उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस खुद से करना चालू करूंगा। और ऐसा होता है ना कि हम कभी कभी जैसे मान लो रोटी बेलना है, तो हम किसी को देखते हैं और उसको देख के हूबहू ऐसा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे करते करते हमें लगता है नहीं, हम थोड़ा सा उसमें चेंज कर सकते हैं, फिर मैनिपुलेशन हो जाता है। उसके बाद आ जाता है प्रिसीजन। प्रिसीजन मतलब हम धीरे धीरे एक्यूरेट होने लगते हैं उस कार्य में। उसके बाद आता है आर्टिकुलेशन, मतलब कि अब हम और अच्छे से उस काम को करने लगते हैं। और फाइनली आ जाता है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन मतलब कि ऐसा आ जाता है जैसे कि वो हमारी प्राकृतिक अवस्था है, प्राकृतिक रूप से या नेचुरल तरीके से हम उसको कर लेते हैं। जैसे अब गाड़ी चलाना जो है, जिनको आ गया होगा तो अब बड़े कुछ भी सोचते जा रहे हैं और गाड़ी चलाते जा रहे हैं। जिनको डांस करना आ गया वो भी अपने मन मस्त होकर के डांस कर रहे हैं। जिनको रोटी बनाना आ गया वो भी जो है वीडियो कॉल कर रहे हैं और रोटी बनाते जा रहे हैं। तो मतलब बड़ी नेचुरल सी एक प्रक्रिया आपके शरीर के लिए हो गई है। जो नकल करने से स्टार्ट हुई थी उसका एंड बिल्कुल नेचुरल हो जाने पे हो जाता है। उसके बाद आती है मन के लेवल की लर्निंग। अपने मन के लेवल पे हम कैसे लर्न करते हैं। तो सबसे पहले तो बात आती है कि मन के लेवल पे हम लर्न क्या करते हैं। मन के लेवल पे हम लर्न करते हैं वैल्यूज, एटीट्यूड्स, हमारा बिहेवियर, हमारी सोच, हमारी किस प्रकार की पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होती है, हम कहाँ किस तरीके से बर्ताव करते हैं, कौन सी चीज़ पे हम कैसा रिएक्ट करते हैं। ये सारी बातें जो हम सीखते हैं बाहर से सीखते हैं, अपने मन के लेवल पे सीखते हैं। तो ये कैसे स्टार्ट होती है इसको समझते हैं। ये स्टार्ट होती है रिसीविंग से। आपने बाहर कुछ होते हुए देखा, इसका मतलब कि वो डेटा आपने अपनी सेंसेस से या ज्ञानेंद्रियों से अंदर लिया, रिसीव किया। दूसरा है रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड का मतलब है कि आपने अपने मन के अंदर जो आपने देखा होते हुए उसको एक प्रत्युत्तर दिया, मतलब कि ये क्या हो रहा था उसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। तीसरा है वैल्यूइंग, उसको महत्व देना। वैल्यूइंग पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। आपने कुछ देखा, आपने सोचा भाई क्या हो रहा था, आपको लगा अरे बेकार चीज थी, तो आप वहां पे नेगेटिव वैल्यू दे दोगे। आपने कुछ देखा, आपको बड़ा इंप्रेस करा, आप उसे पॉजिटिव वैल्यू दे दोगे। तो वैल्यू, मूल्य देना कि जो आपके अंदर डेटा गया उसको आप किस कैटेगरी में डाल रहे हो। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन। एक प्रकार की वैल्यूज को या एक प्रकार के डेटा को या जो भी हम अंदर लेते हैं उसको एक जगह कैटेगराइज कर देते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। अब मैंने कोई इंस्टा प्रोफाइल देखी जिसपे कोई आईपीएस ऑफिसर बन करके या है या नहीं है पता नहीं, लेकिन मैं बड़ा देखता रहता हूँ क्योंकि मैं तैयारी उसकी कर रहा हूँ। तो क्या होगा कि मैं रील्स देख रहा था मान लो एक बार, और वो एक बहुत बढ़िया सी एक रील आ गई, है ना, जिसमें कोई एक जीप से कोई बाहर निकला और एकदम एटीट्यूड के साथ। मैंने क्या करा, उस डेटा को रिसीव करा। और हो सकता है क्योंकि मैं उस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मैं उसको बहुत अच्छी वैल्यू दे दूँ कि अरे यार ऐसा बनना है मुझे। होता है ना कि जब हम किसी आइडियल को देखते हैं इंस्टाग्राम पे, रील पे, यूट्यूब पे, हमें लगता है नहीं नहीं यार ऐसा बनना है, और उस चीज को हमारा जो ड्रीम कलेक्शन होता है हमारे माइंड के अंदर उसमें डाल देते हैं। मतलब जो जो लोग हमें लगता है कि नहीं यार ऐसा बनना है, उन सबको हम एक साथ रख देते हैं, है ना। अगर आप संदीप माहेश्वरी का मोटिवेशन सुनते हो या किसी से आप पढ़ाई करते हो, आप हो सकता है कि आपने माइंड में उन दोनों को एक साथ रख दो कि अच्छा ये को कैटेगरी एक है जो हमें मोटिवेट करते हैं, हमें इंस्पायर करते हैं, है ना। और जैसे जैसे जिन जिन चीज़ों को आप लेते जाते हो, अंदर रिसीव करते जाते हो, उनको अकॉर्डिंगली वैल्यू या महत्व देते चले जाते हो, वैसे ही उनको अलग अलग ऑर्गेनाइज करते हो, और सेम वही चीज़ आपके फिर फाइनली चरित्र में नजर आती है। वैसे ही वैल्यूज, वैसे ही एटीट्यूड्स आपके अंदर आ जाते हैं, और ठीक वैसे ही आप एक्ट कर लेते हो, है ना। तो अगर कोई यूट्यूब वगैरह देखता है, वो दादागिरी से बड़ा इंस्पायर्ड होता है, तो वो खुद भी दादा बनने की कोशिश करता है रियल लाइफ में। कोई व्यक्ति है जो पढ़ाई लिखाई में आगे जाना चाहता है, वो ऐसे ही लोगों को फॉलो करेगा, और उसके भी चरित्र में वो पढ़ाई लिखाई के प्रति मान सम्मान झलकेगा। तो जो अफेक्टिव डोमेन पे लर्निंग है वो रिसीव करने से शुरू होती है, और फाइनली आपका अपना चरित्र बन जाती है, कैरेक्टराइजेशन पे खत्म हो जाती है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। बस आपको ये याद रखना है कि जितने स्टेप्स हैं सबसे पहले तो आप उनको रट लें, याद कर लें, और दूसरी चीज कि ये 1956 में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में थे। लेकिन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में क्या हुआ कि इसको रिवाइज किया गया सन 2001 में, क्योंकि ये जो हमारे कॉग्निटिव डोमेन के स्टेप्स थे इनमें थोड़े से बदलाव किए गए, ये थोड़े सही नहीं पाए गए। तो जो साथ में काम कर रहे थे बेंजामिन ब्लूम के, उन्होंने दोबारा रिसर्च करी और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का खासकर जो कॉग्निटिव पार्ट था उसको रिवाइज करा, उसको चेंज करा। बोला कि नहीं नहीं यार जो पहले दिया था वो इतना अच्छा नहीं था, अभी जो हम जो है नए कुछ जो है स्टेप्स को इंक्लूड करने जा रहे हैं। तो आइए इनको एक बार देख लेते हैं।
तो जो नए स्टेप्स हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं जैसे आपकी स्क्रीन पे हैं, आई होप आपको दिखाई दे रहे होंगे। ओके, तो शुरुआत में हमारे पास जो, मैं पुराने वाले लिखता जा रहा हूं और थोड़ा सा देखते जाएंगे। तो पुराना जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी था उसमें पहला स्टेप आता था नॉलेज का। बात वही है, बस इन्होंने नाम बदल के रिमेंबर कर दिया है, मतलब वही मेमोरी लर्निंग है ना। दूसरा स्टेप था कॉम्प्रिहेंड का। तो कॉम्प्रिहेंड का मतलब अंडरस्टैंड ही होता है, तो इन्होंने यहां पे अंडरस्टैंड लिख दिया है। तीसरा स्टेप वही है, तीसरा स्टेप था एप्लीकेशन। इन्होंने इसे वर्ब के फॉर्म में लिख दिया अप्लाई करके। चौथा स्टेप भी सेम है, चौथा स्टेप था एनालिसिस, यानी कि नाउन के फॉर्म में था, इसको इन्होंने वर्ब के फॉर्म में एनालाइज करना लिख दिया। और जो सबसे बड़ी हेर फेर है वो लास्ट के 2 स्टेप में इन्होंने करी। लास्ट के 2 स्टेप हमारे होते थे सिंथेसिस और फाइनल होता था इवैल्यूएशन। इन्होंने इसकी अदला बदली कर दी। इन्होंने बोला कि इवैल्यूएशन आखिरी में नहीं आना चाहिए, इवैल्यूएशन एनालिसिस के पहले आना चाहिए, और सबसे आखिरी में आना चाहिए सिंथेसिस। और सिंथेसिस का नाम बदल के इन्होंने क्रिएट कर दिया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सिंथेसिस का क्या मतलब होता है कि कुछ नया बना देना, कोई चीजें आपके पास है उसमें से पिक करी और आपने कोई नई चीज ही बना दी, दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस, है ना जी। तो इसको आप क्रिएटिविटी भी बोल सकते हो, है ना। तो 2001 में जो इन स्टेप्स को रिवाइज करा तो इन्होंने बोला कि नहीं भाई, क्रिएटिविटी टॉप मोस्ट की चीज है। इवेल्युएट करना तो कोई भी सीख सकता है, एक टीचर भी कॉपी चेक करता है तो इवेल्युएशन तो करता ही है ना कि क्या गलत लिखा है कैसे लगा है, लेकिन क्या वो कोई नई चीज बना सकता है? नहीं बना सकता है। तो नई चीज बनाना, क्रिएट करने को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दे दी गई, यानी सिंथेसिस जो था उसे खिसका के एकदम टॉप मोस्ट पे कर दिया गया और इवेल्युएशन को एक कदम हम नीचे ले आए। तो ये स्टेप्स याद कर लेना, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालिसिस, इवेल्युएट एंड क्रिएट। ये 2001 में जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आई है उसमें रिवाइज करके डाले गए। और इससे पहले के मैंने आपको बता दिए, इससे पहले के हमारे ये लिखे हुए हैं। तो यहां पे मेन जो चेंज हुआ है वो सिंथेसिस इवेल्युएशन को इवेल्युएशन और क्रिएट में बदल दिया गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो भी आपका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में आएगा वो इस कंसेप्ट के अंदर से ही आएगा, ठीक है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आज के लिए इतना है। जाते जाते पूरा लेक्चर अगर आपको चाहिए, टीचिंग एप्टीट्यूड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस लेक्चर के नोट्स भी आपको फ्री में मिल जाएंगे इस लिंक के डिस्क्रिप्शन में। और इसके अलावा यूजीसी नेट पेपर उनके सॉर्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको चाहिए यूनिट वाइज या ईयर वाइज, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। प्लस ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जरूर से संपर्क करें जिसपे आपको सारे फ्री डेमोज दे दिए जाएंगे। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।